हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीए खुर्शीद अंसारी है। ये हमारा थर्ड रिविजनरी वीडियो लेक्चर है ऑन द टॉपिक ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जो हमारे थियोरेटिकल पार्ट्स बचे हैं उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम मेनली सीखने वाले क्या है, तो देखिए अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, देन ऑडिट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे जो अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन में होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 44AA जो बात करता है किसके बारे में मालूम है, कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करता है। तो देखो ये सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले वो समझते हैं। तो देखो असेसिंग ऑफिसर जो है वो देखना चाहेगा ना कि जो आपने क्लेम किया है डिडक्शन का, समझ लीजिए आपने डेप्रिसिएशन का क्लेम किया है या फिर रेंट का क्लेम किया है आपने, या फिर जो और भी हमने डिडक्शन पढ़ा उसका आपने क्लेम किया है, तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा ना भाई इसका रिकॉर्ड तो दो, हमको दिखाओ तो आपने कैसे क्या क्लेम किया है। तो आप बताओ ये सब चीज के लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमारे पास चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट ऑब्वियस होना चाहिए। इसीलिए सेक्शन 44AA आया जो क्या बात करता है, कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करता है बिजनेस और प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये सेक्शन का ड्राफ्टिंग कैसे हुआ है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इस सेक्शन में असेसी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो है स्पेसिफाइड प्रोफेशन और दूसरा है अदर असेसी। स्पेसिफाइड प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में क्या बोला जा रहा है कि देखिए अगर जो इस दिए हुए सेक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले, इन दैट केस उनको स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर जो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वहां पे उनको दूसरे सभी बुक्स बनाने पड़ेंगे। वो बुक्स क्या रहेंगे, ऐसे बुक्स रहेंगे जिसके बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर आपके टोटल इनकम को कंप्यूट कर सके। दूसरी साइड अदर असेसी के बारे में मैं बात करूं तो यहां पे क्या बोला गया है कि अगर जो अदर असेसी इस सेक्शन में दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है देन इन दैट केस उसको एनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। अगर जो सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको बुक्स ही नहीं बनाना है। ठीक है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, आगे स्पेसिफाइड प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में जो भी कंडीशन है उसको देख लेते हैं, देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आते क्या क्या है वो देखेंगे और उसके बाद से कौन बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा, कौन कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कंडीशन दिया गया है इस सेक्शन में, तो यहां बोला जा रहा है कि देखो आपका अगर जो ग्रॉस रिसीट एक्सीड करता है 1,50,000 को कभी इन ऑल प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो जिस प्रीवियस ईयर में हो उसको छोड़ करके 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, आपका ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर रहा है 1,50,000 को, या फिर क्या बोल रहा है मालूम है कि लाइकली टू एक्सीड इन द करंट प्रीवियस ईयर, अगर जो आपका न्यू बिजनेस है तो इन दैट केस आपको स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन था, तो आपका ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर रहा है 1,50,000 को इन ऑल प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर। ओके, या फिर क्या आपका अगर जो नया बिजनेस है तो उस केस में प्रीवियस ईयर में ही आपको लग रहा है कि आपका जो ग्रॉस रिसीट है वो दिए हुए लिमिट को एक्सीड कर जाएगा, तो इस तरह से आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से बना करके रखने पड़ेंगे वो देखते हैं। तो एक कैश बुक बनाना पड़ेगा, दूसरा जनरल बनाना पड़ेगा, देन लेजर बनाना पड़ेगा, उसके बाद से आपको कार्बन कॉपी ऑफ बिल्स एक्सीडिंग 25 रुपीज रखना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए ये मेडिकल प्रोफेशन के लिए 2 बुक्स ऑफ अकाउंट और भी कंपलसरी है। वो क्या है, डेली केस रजिस्टर उनको बना के रखना पड़ेगा एंड देन स्टॉक ऑफ मेडिसिन रजिस्टर भी उनको बना करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो स्पेसिफाइड बुक्स है, ये कभी बनाने पड़ेंगे जब भी जो कंडीशन हमने पढ़ा वो सेटिस्फाई किया। तो आगे अदर बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर जो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ तो क्या बोला जा रहा है, इस तरह से आपको रिकॉर्डिंग रखना है कि जो असेसिंग ऑफिसर्स है वो आपके टोटल इनकम को कंप्यूट कर सके। ठीक है, तो वो आपको रिकॉर्ड वैसे बना करके रखना है अगर जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो। अभी ये जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है उसमें आते क्या क्या है वो समझ लेते हैं, कौन कौन से प्रोफेशनल्स को कवर किया गया है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले ये जो मेडिकल वाले है वो कवर है, मेडिसिन में जितने लोग डील करते हैं। उसके बाद से इंजीनियर्स कवर है, देन टेक्निकल कंसल्टेंट कवर है, देन IT प्रोफेशनल्स कवर है, देन अकाउंटेंसी वाले कवर्स हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उसके बाद से कंपनी सेक्रेटरी कवर है यहाँ पे, देन इंटीरियर डेकोरेटर्स कवर है, देन लीगल्स बोले तो लॉयर्स भी यहाँ पे कवर हैं, देन फिल्म आर्टिस्ट भी कवर है, देन आर्किटेक्ट वाले भी कवर हैं, और उसके बाद से और भी प्रोफेशन एज में भी नोटिफाइड वो भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये प्रोफेशन यहाँ पे कवर है।
तो ये हमारा स्पेसिफाई प्रोफेशन पे डिस्कशन खत्म हुआ। अभी हम बात करते हैं अदर असेसी के बारे में। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो 2 लेवल पे दिया गया है। वो 2 लेवल क्या है? फॉर द इंडिविजुअल एंड HUF, और दूसरी साइड अदर पर्सन के लिए। तो इंडिविजुअल और HUF में क्या कंडीशन बोल रहा है? देखो कि अगर जो इनका सेल्स एक्सीड कर जाता है 25 लाख को, या फिर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्सीड कर जाता है 2,50,000 को इन एनी वन ऑफ द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। समझ रहे हैं? ऊपर क्या था? इन ऑल 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यहां पे क्या बोल रहा है? इन एनी वन ऑफ 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एक्सीड कर जाता है तो क्या? तो आपको यहां पे बुक्स बना करके रखने पड़ेंगे। ये तो अपना कंडीशन हो गया इंडिविजुअल और HUF के लिए। उसके बाद से अदर एसएससी के लिए क्या कंडीशन है? तो अगर जो टोटल सेल आपका एक्सीड कर रहा है 10 लाख को, या फिर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द बिजनेस एक्सीड कर रहा है 1,20,000 को इन एनी वन ऑफ 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इन दैट केस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो क्या है? तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर जो सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है इफ कंडीशन सेटिस्फाइड मेंटेन एनी बुक्स, अदरवाइज नो ऑब्लिगेशन टू मेंटेन एनी बुक्स। तो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपको बुक्स बनाना पड़ेगा। अगर जो नहीं सेटिस्फाई होता है तो कोई बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट आपने बनाया, आपको कितने साल के लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट रखना है अपने साथ? तो वहां पे आपको रखना है मिनिमम 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो 6 साल के लिए फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर आपको बुक्स को मेंटेन करके रखना है, अपने साथ रखना है। ओके, देखो तो ये हमारा हो गया बुक पे डिस्कशन। आगे हम समझते हैं सेक्शन 44AB को, जो बात करता है टैक्स ऑडिट के बारे में। तो ये टैक्स ऑडिट क्या होता है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरी तरफ ये पूरी इंडिया रिटर्न फाइलिंग करती है। तो देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो लिमिटेड लोग हैं और यहां से पूरे इंडिया से रिटर्न फाइलिंग होकर के आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं, क्या ये सभी रिटर्न्स को अच्छे से चेक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मिसमैनेजमेंट आ जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, या इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया, बीच में ना एक और प्रोफेशनल को भी ला दिया। क्या बोला? ए प्रोफेशनल तू इधर आ, ये जो असेसी है ना, इनके बुक्स को तू चेक कर, और बुक्स को चेक करने के बाद तू क्या करना, एक रिपोर्ट बनाना, और वो रिपोर्ट पे अपना साइन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना। और तू उस रिपोर्ट में क्या दिखाना कि ये जो इन लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है वो प्रॉपर से किया है, क्या कमी है तो क्या है, कहीं पे कुछ डेफिशिएंसी निकली तो क्या निकली। तो इस तरह से क्या होएगा, भले ही ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं चेक की, लेकिन ये जो बीच में प्रोफेशनल है वो तो चीजें चेक कर लिया, तो यहाँ पे मिसमैनेजमेंट या धोखाधड़ी कम होगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलती है, देखो प्रोफेशनल, आपको हमने बीच में रखा है, तो अगर जो कुछ गलती होती है तो हम जो टैक्सेबल पर्सन है उसको तो पकड़ेंगे, जो असेसी है उसको तो पकड़ेंगे, लेकिन साथ में तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमको जिम्मेदारी दिया गया था ना चेक करने का। ठीक है, तो इंडिया में ये जो टैक्स ऑडिट का काम कौन करता है, किसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है मालूम है आपको? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही एक्सक्लूसिव राइट्स है। तो इसके लिए एक मेरी बात हमेशा आप याद रखना, ये आपको पढ़ाई का मौका मिला है ना, तो सर झुका करके जितना पढ़ाई करना चाहते हो कर लो। ये पढ़ाई करते समय आपको एक बात का हमेशा ध्यान होना चाहिए कि तुम्हारे पढ़ाई में इतना दम होना चाहिए कि जब भी पढ़ाई खत्म हो और सर उठाने का मौका मिले तो यहां पे सबसे ऊंचा सर तुम्हारा ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो ये जो टैक्स ऑडिट है इसके एप्लीकेबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं कि मतलब ये टैक्स ऑडिट किसको किसको अप्लाई होगा और कभी अप्लाई होगा। तो देखिए, ये जो टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है ये टर्नओवर के बेस पे बात किया जाता है यहाँ पे कि टर्नओवर कितना होगा तो टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा। टर्नओवर को, सेल्स को बेस मान करके बात करती है इनकम टैक्स। ओके, तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटीज को 2 लेवल पे तोड़ा गया है। एक तो बिजनेस के केस में क्या टर्नओवर होगा और दूसरा प्रोफेशन के केस में क्या टर्नओवर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस के केस में। तो अगर जो बिजनेस के केस में मैं बात करूं तो आपका टोटल टर्नओवर और सेल्स एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इन दैट केस ऑडिट आपके ऊपर कंपलसरी हो जाएगा। ओके, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि जो 1 करोड़ का लिमिट है ना वो 10 करोड़ हो जाएगा। मालूम है कब? जब आपका एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिसीट फॉर द सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड पेमेंट मेड फॉर द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश, बेरर चेक, क्रॉस चेक डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट और पेमेंट। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखिए
कि अगर जो आप क्रॉस चेक से पेमेंट करते हो, बेरर चेक से करते हो या कैश में करते हो, तो हम सामने वाले को पकड़ नहीं पाएंगे कि आपने किसको पेमेंट किया, तो यहाँ पे धोखाधड़ी की केसेस बढ़ जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जो बेरर चेक है, क्रॉस चेक है और कैश है, आपने जो रिसीट किया या पेमेंट किया, अगर जो 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है, मतलब क्या आपका बिजनेस में इसको छोड़ करके दूसरे चीज से पेमेंट हुआ, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट से हुआ, ईसीएस से हुआ, ओके, अकाउंट पे चेक से हुआ, तो हम सामने वाले को पकड़ पाएंगे। तो यहां पे क्या होएगा, धोखाधड़ी का केस कम हो जाएगा। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि अगर जो आपका 5% तक ही रिसीट और पेमेंट है कैश में या फिर बेरर चेक के थ्रू और क्रॉस चेक के थ्रू, तो यहां पे जो आपका 1 करोड़ का लिमिट है टर्नओवर का, वो 1 करोड़ से बढ़ा करके सीधे 10 करोड़ कर दिया जाएगा। मतलब क्या, 10 करोड़ के टर्नओवर तक भी आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे देखो ना, फ्रॉड का केस कम हो जाएगा ना, चांस कम हो जाएगा। इसके लिए आगे देखते हैं। इन केस ऑफ प्रोफेशन क्या होगा, तो प्रोफेशन के केस में जो अपना ग्रॉस रिसीट है एक्सीड कर जाता है 50 लाख का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ये देखो, बिजनेस के केस में एक रिलैक्सेशन भी दिया गया, लेकिन प्रोफेशन के केस में कुछ नहीं रिलैक्सेशन दिया गया, ओके, और लिमिट भी कम कर दी गई। तो सबसे पहले बात करते हैं लिमिट क्यों कम की गई। तो देखो, बिजनेस के केस में कैसा होता है ना, हम गुड्स बेचते हैं तो यहाँ पे हमारा मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन प्रोफेशन के केस में हम सर्विस बेचते हैं तो यहाँ पे हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो 50 लाख में जो कमाई होगा वो ज्यादा होगा, इसीलिए क्या बोलता है गवर्नमेंट, भाई यहाँ पे प्रोफेशन के केस में लिमिट कम रखो। दूसरी बात, जो प्रोफेशन के केस में इसमें कुछ रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, तो ये क्यों नहीं रिलैक्सेशन दिया गया, तो ये देखो, रिलैक्सेशन इसके लिए नहीं दिया गया कि देखो जो प्रोफेशनल से उनको तो लॉ का नॉलेज है ही है। जो प्रोफेशनल में कौन आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए, सीएस आ गए, इंजीनियर आ गए, डॉक्टर्स आ गए, लॉयर्स आ गए, तो इन लोगों को तो नॉलेज है ये चीजों का, तो ये तो बैंक से पेमेंट करेंगे, ठीक है, ये लॉ का उल्लंघन नहीं करेंगे, कैश में ज्यादा पेमेंट नहीं करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, इन लोगों को वो जो 5% वाला है वो बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, वो रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अभी जो स्पेशल केस ऑफ एप्लीकेबिलिटी है एंड देन ये नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला एक केस है, ये आगे आपको आने वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऐसे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट क्या है, तो क्या बोला जा रहा है कि जो अपना रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है ना अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, उसके 1 महीना पहले आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी देखो, ये सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में ड्यू डेट क्या रहेगा, तो यहाँ पे ऑडिट के केस में अक्टूबर रहता है, 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर के 1 महीने क्या रहेगा, 38 सितंबर। तो 38 सितंबर ड्यू डेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर जो कोई असेसी है जिसपे ये टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आती है लेकिन उसने टैक्स ऑडिट कराया नहीं, तो क्या, तो भाई उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी कितना होगा, देखिए 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर हुआ या फिर ग्रॉस रिसीट हुआ तो उसका 0.5% या फिर 1,50,000 विच एवर इज लोअर, इतने का पेनल्टी लगेगा। मतलब क्या, टैक्स ऑडिट के लिए मैक्सिमम पेनल्टी कितना लग सकता है, तो 1,50,000 लग सकता है, ओके। अदर पॉइंट्स में अगर तो मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, ये जो टैक्स ऑडिट है वो करके कौन देगा, तो ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही देगा, सीए। उसके बाद से ये जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स कौन से फॉर्म में जाएगा, तो फॉर्म 3CA 3CB एंड 3CD में जाएगा, ओके। तो यहां पे टैक्स ऑडिट का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ। अभी अगला बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है सबसे पहले इसको हम समझते हैं। देखिए, जो अब तक हमने सेक्शन पढ़ा, क्या पढ़ा, एक तो अकाउंट्स बनाने वाली बात पढ़ा, दूसरा टैक्स ऑडिट कराने वाली बात पढ़ा। अभी देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो इंडिया में टैक्स पेयर्स है, जो इंडिया के बिजनेसमैन है, वो इनकम टैक्स के कंप्लायंस में ज्यादा उलझे ना रहे। मतलब क्या, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में उलझे ना रहे, उसके बाद से टैक्स ऑडिट में उलझे ना रहे, या फिर ये सब चीजों में जो अपने बिजनेसमैन है उनका ज्यादा खर्चा ना हो, गवर्नमेंट ये चाहती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का भी स्कीम लाया। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम में क्या होता है मालूम है साहब, गवर्नमेंट क्या बोलती है, मैं आपके एक इनकम का अनुमान लगाती हूं, और ये अनुमान गवर्नमेंट किस बेसिस पे लगाएगी, तो आपके ग्रॉस रिसीट पे लगाएगी, आपके टर्नओवर पे लगाएगी, आपके सेल पे लगाएगी। और क्या बोलती है कि देखो भाई, आप कम से कम 6% या 8% इन केस ऑफ बिजनेस, और प्रोफेशन के केस में 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट टर्नओवर आप हमको इनकम मान करके टैक्स भर दो। तो आपको मालूम है
ना ही हम बुक बनाने को बोलेंगे और ना ही आपको उसको ऑडिट कराने का बोलेंगे। मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो छोटे छोटे टैक्स पेयर्स है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, उनको गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देना चाहती है। किससे? इनकम टैक्स के कंप्लायंस से। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अनुमान के बेसिस पे टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। यहाँ पे जो सेक्शन है जो हमको पढ़ना है वो सेक्शन है 44 AD, 44 ADA एंड देन 44 AE। ये तीन अपने को सेक्शन पढ़ना है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस के लिए। सेक्शन 44 AD जो बात करता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए कौन से मामले में, तो बिजनेस के मामले में। तो यहाँ पे 44 AD में बिजनेस जब भी आप करोगे और वहां पे आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स भरना है तो कैसे भरा जाएगा वो हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे एलिजिबल असेसी कौन कौन से है। 44 AD में प्रिजम्पटिव बेसिस पर टैक्स भरने को किसको किसको अलाउ किया गया है, तो यहाँ पे रेसिडेंट को ही अलाउड किया गया है। वो भी रेसिडेंट में सभी रेसिडेंट को नहीं, बस इसी रेसिडेंट्स को जो हम आगे बात कर रहे हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF एंड देन रेसिडेंट फॉर्म को। और वो फॉर्म में भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा LLP को। तो इन लोगों को यहाँ पे कवर किया गया है। उसके बाद से ये किस में एंगेज होने चाहिए, तो बट ऑब्वियस बिजनेस में एंगेज होना चाहिए। और उनका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो 2 करोड़ तक होना चाहिए, तो ही वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए, जो हमने टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात किया, वहां पे तो एक्सीडिंग 1 करोड़ ही टैक्स ऑडिट अप्लाई हो गया। और यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्स में कितना बोल रहा है, 2 करोड़ तक लिमिट दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या है, जो असेसी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अप्लाई करते हैं उनके लिए जो टैक्स ऑडिट का लिमिट है ना, वो एक्सीडिंग 2 करोड़ हो जाता है। मतलब क्या, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भी ऑडिट नहीं किया जाता है। ओके, ये जो है फॉलोइंग नॉट टू बी कवर्ड, मतलब ये वो असेसी हैं जिनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD नहीं मिलता है। वो कौन कौन से असेसी है, तो सबसे पहला नोटिफाइड प्रोफेशनल्स। तो हमने वो देखा ना, डॉक्टर हुआ, CS हो गया, लॉयर्स हो गए, तो वो लोगों को कवर नहीं किया गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनके लिए स्पेशल सेक्शन बनाया गया 44 AD है। उसके बाद से जो ट्रांसपोर्टर्स है उनको भी यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। उनको क्यों नहीं कवर किया गया, उनके लिए भी स्पेशल सेक्शन है 44 AE। देन साथ ही साथ जो कमीशन बिजनेस में इन्वॉल्व है या फिर जो एजेंसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनको भी यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। इनको क्यों नहीं कवर किया गया है साहब, क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हम टर्नओवर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। और आप अगर जो कमीशन के बिजनेस में हो, एजेंसी के बिजनेस में हो, तो आपका टर्नओवर खुद का तो होता ही नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट 44 AD का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब ये जो प्रिजम्पटिव इनकम है ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो समझने जा रहे हैं। तो देखिए, जो प्रिजम्पटिव इनकम है या तो 6% ऑफ टर्नओवर आपका रहेगा या तो 8% ऑफ टर्नओवर रहेगा। ठीक है ना, देखते हैं कौन से केस में 6% रहेगा और कौन से केस में 8% रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 6% कौन से केस में रहेगा। तो जो आपका सेल है या फिर ग्रॉस रिसीट है, जिसके लिए आप पैसे रिसीव कर रहे हो, कैसे रिसीव कर रहे हो, अकाउंट पे चेक के थ्रू या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या फिर ECS के थ्रू या फिर एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक। तो इन दैट केस ऐसे टर्नओवर पे आपको 6% प्रिजम्पटिव इनकम में आपका इनकम माना जाएगा। ओके, दूसरी तरफ जो आपका सेल है और ग्रॉस रिसीट है वो आप रिसीव कर रहे हो अदर मोड में। अदर मोड मतलब जो यहाँ पे डिस्कस किया गया उसको छोड़ के, ये क्या हो सकता है, कैश हो सकता है, बेरर चेक हो सकता है, क्रॉस चेक हो सकता है। तो इसके थ्रू आप रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ पे उस रिसीट पे आपको 8% एज ए इनकम मान करके टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्यों ऐसा बोला गया, फिर से वही बात कि कैश के थ्रू रिसीव करते हो आप या फिर बेरर चेक के थ्रू करते हो या फिर क्रॉस चेक के थ्रू करते हो, तो यहाँ पे थोड़ा धोखाधड़ी होने का चांस है, क्योंकि आप किसको पेमेंट कर रहे हो पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इनकम आपका ज्यादा माना जा रहा है, 8% माना जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज 6% माना जा रहा है। ओके, देखिए अब गवर्नमेंट 8% और 6% आपका इनकम मान रही है, मतलब क्या 94% या 92% एक्सपेंस मान ले रही है पूरा जो आपका रिसीट हुआ उसमें से। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखो भाई, आपको अब किसी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो कवर है सेक्शन 32, 38 या फिर सेक्शन 40 सब सेक्शन B में जो था अपना इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन वाला डिस्कशन वो वाला। ठीक है ना, अभी देखो अपने को अदर पॉइंट क्या याद रखने हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो रिलैक्सेशन दिए हमको टैक्स के कंप्लायंस से, तो इसके लिए क्या बोलती है कि यहाँ पे जो एडवांस टैक्स की आपकी लायबिलिटी आएगी ना, नॉर्मली 4 इंस्टॉलमेंट में भरना रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक ही इंस्टॉलमेंट में भरना है
और वो भी लास्ट वाले में जो 15 मार्च को आता है। ओके, यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या रहेगा देखिए, तो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट रहेगा क्योंकि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं होगा तो 31 जुलाई। अगला जो पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट आपसे क्या चाहती है मालूम है कि आप अगर जो 44 AD में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ रहे हो तो कम से कम 5 साल के लिए आओ। ओके, तो इसके लिए अगर जो आप 5 साल के पहले निकल गए तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर जो 5 साल के पहले आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से जा रहे हो तो इन दैट केस जिस प्रीवियस ईयर में गए उसके आने वाले 5 प्रीवियस ईयर में आपको फिर से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 44 AD। और इतना ही नहीं, जिस साल में आप गए अगर जो आपका NTI है ना, मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इन दैट केस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे और ऑडिट भी कराने पड़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। इफ द असेसी डिक्लेयर इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 44 AD and he does not declare the income for the next consecutive previous year as per section 44 AD, then he will not be eligible for 44 AD for the 5 years subsequent to the year in which he does not declare the income as per section 44 AD। समझे ना। और 44 AD में इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं मतलब क्या, जो लिमिट दिया गया ना 6% या 8% का, उससे कम डिक्लेयर कर रहे हो आप, तो ऐसा होगा। आगे देखो क्या बोल रहा है, फर्दर if the NTI is more than the basic exemption limit then the assessee is required to maintain the books of account and get them audited। ठीक है, तो जो मैंने बोला वही लिखा है इधर। आगे देखो क्या बोल रहा है कि अगर जो असेसी इनकम डिक्लेयर करता है मोर देन द गिवन लिमिट, मतलब क्या 6% या 8% से ज्यादा या उतना डिक्लेयर करता है, तो उस केस में ना ही उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा और ना ही उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। अरे इसीलिए तो गवर्नमेंट ये सेक्शन लाई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, हाउएवर इफ द असेसी क्लेम द लोअर इनकम, असेसी क्या करता है, लोअर इनकम क्लेम कर रहा है, दैट इज लेस देन द गिवन लिमिट एंड नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन मतलब 2,50,000 से ज्यादा है तो उसको भाई बुक्स भी बनाना पड़ेगा और उसको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, सेक्शन 44 AD अवेलेबल ओनली इफ डिडक्शन नॉट क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10A और 80IA to 80 RRB। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिडक्शन नहीं क्लेम करोगे तो ही 44 AD का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे अपना खत्म हुआ सेक्शन 44 AD। अभी आगे बात करते हैं सेक्शन 44 ADA के बारे में, जो क्या है, ये भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ही बारे में बात करेगा। लेकिन ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन किसके बारे में बात करेगा, तो ये प्रोफेशन के बारे में बात करेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी प्रोफेशन कौन से प्रोफेशन हो, नोटिफाइड प्रोफेशन, जो हमने लिस्ट पढ़ा ना बुक्स ऑफ अकाउंट वाले टॉपिक में, तो वो जो है वही नोटिफाइड प्रोफेशन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जिनको प्रिजम्पटिव बेसिस मिलेगा अंडर सेक्शन 44 ADA। तो यहाँ पे एसएससी कौन कौन से इंक्लूड है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी रेसिडेंट इंक्लूड है, और रेसिडेंट में कौन कौन इंक्लूड है वो देखो। तो सबसे पहला रेसिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूड है, दूसरा रेसिडेंट फॉर्म इंक्लूड है एक्सक्लूडिंग LLP। अभी देखो यहाँ पे HUF नहीं इंक्लूड है, वो बात याद रखना आप। उसके बाद से जो एंगेज है किसमें, नोटिफाइड प्रोफेशन में, और प्रीवियस ईयर में जिसका टर्नओवर कहाँ तक है मालूम है, अप टू 50 लाख तक है, तो ही ये 44 ADA का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का रेट क्या होगा मालूम है, 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट। क्यों ऐसा प्रोफेशन में ज्यादा दिया जा रहा है कि मतलब ज्यादा आपको इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि देखो प्रोफेशन के केस में आप गुड्स तो बेचते नहीं हो, सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो आपका मार्जिन होता है वो बहुत हाई रहता है। तो इसको बात को गवर्नमेंट समझती है, और इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखो भाई हम ऐसा समझेंगे कि जो भी आपको रिसीट हुआ, ग्रॉस रिसीट हुआ, उसमें से 50% आपने बिजनेस में खर्चा कर दिया, और जो रिमेनिंग 50% है वो आपका इनकम है, ऐसा हम मान रहे, तो 50% पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि यहाँ पे जो हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेंगे आपसे, वो आपका जो रिसीट है उसका सीधे 50% लेंगे। ओके, तो 50% पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, नॉन डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 30 to 38 एंड सेक्शन 40 सब सेक्शन B, जो बात करता है इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स का। ओके, अदर पॉइंट्स में क्या बोला जा रहा है, देखो एडवांस टैक्स का जो यहाँ पे पेमेंट होगा वो भी एक ही इंस्टॉलमेंट में होगा, लास्ट वाले में 15 मार्च को। उसके बाद से क्योंकि इन पे भी टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट जो इनका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग होगा वो 31 जुलाई ही होगा। फिर से वही बात पॉइंट नंबर 3 में कि इफ
इनकम डिक्लेयर इज मोर देन इक्वल टू गिवन लिमिट, तो जैसे कि यहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा आप इनकम डिक्लेयर करते हो अपने रिसीट का, देन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं बनाना है और उसको ऑडिट भी नहीं कराना है। लेकिन आप क्या करते हो, क्लेम करते हो लोअर इनकम, दैट इज जो गिवन लिमिट है 50% से आप कम इनकम डिक्लेयर करते हो और आपका जो एनटीआई है वो मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और उसको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सेक्शन था वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, तो ये सेक्शन बात कर रहा था प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। ओके, जो अपना अगला सेक्शन है वो है 44AE। सेक्शन 44AE प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर द ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे एलिजिबल असेसी कौन है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो जो एलिजिबल असेसी है, ऐसा समझ लो जो छोटे ट्रांसपोर्टर है उसको कवर किया गया है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि एनी असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग, किसका, गुड्स कैरेज का। मतलब क्या, वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में इन्वॉल्व है एंड ओन नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये छोटा हो गया, तो इसके लिए इस पे ये अप्लाई होगा प्रोविजन। अभी देखिए क्या बोलता है कि प्रिजम्पटिव इनकम जो है यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उसको दो पार्ट में बांट दिया गया है इनकम को कैलकुलेट करने के लिए प्रिजम्पटिव बेसिस पे। एक तो है हैवी गुड्स व्हीकल्स और जो दूसरे हैं वो अदर्स व्हीकल्स। तो हैवी गुड्स व्हीकल्स किसको बोलेंगे, तो जिसका ग्रॉस वेट एक्सीड करेगा 12 टन को। 12 टन बोले तो 12,000 kg को। ओके, तो अगर जो ये हैवी व्हीकल्स है तो उस केस में प्रिजम्पटिव टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा वो सबसे पहले समझते हैं। तो देखो पर व्हीकल्स प्रिजम्पटिव टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय वेट इन टन्स मल्टीप्लाई बाय ओनरशिप मंथ या फिर पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है, एक एक चीज को समझते हैं। यहां पे 1000 लिया जाएगा और ये 1000 मतलब क्या है मालूम है, 1000 पर टन। मतलब कोई अगर जो व्हीकल्स है जिसका समझ लो वेट है 15 टन, तो यहां पे 15,000 लिया जाएगा उससे। इसीलिए क्या बोले 1000 मल्टीप्लाई बाय वेट इन टन्स, तो मतलब क्या आ गया 1000 पर टन इन केस ऑफ हैवी व्हीकल्स लिया जाएगा। उसके बाद से कब के लिए लिया जाएगा ये, तो ओनरशिप मंथ के लिए लिया जाएगा या फिर पार्ट ऑफ द मंथ के लिए लिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट को इस बात से मतलब नहीं है कि आप ट्रांसपोर्टर हो, जो आपके पास व्हीकल्स है आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप व्हीकल्स ओन तो कर रहे हो ना, तो ओन कर रहे हो तो 1000 पर टन आपको देना पड़ेगा पर मंथ। ओके, और क्या बोल रहा है, मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ भी यहाँ पे इंक्लूड है। मतलब क्या, गवर्नमेंट को यह भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी पर्टिकुलर मंथ में आपने वो व्हीकल्स को एक दिन यूज किया या एक दिन ओन किया या फिर आपने 15 दिन ओन किया या फिर 30 दिन ओन किया। ओन किया ना, बस बात खत्म। ठीक है, उस महीने का आपसे प्रिजम्पटिव टैक्स ले लिया जाएगा। अदर व्हीकल्स, तो यहां पे पर व्हीकल्स कितना लिया जाएगा आपसे, तो 7500 लिया जाएगा और यहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि आपके व्हीकल्स का वेट कितना है इन टन्स, डायरेक्टली आपसे 7500 ले लिया जाएगा। ओके, ओनरशिप मंथ या फिर पार्ट ऑफ मंथ, तो उसके लिए लिया जाएगा। अभी देखो नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 30 to 38। लेकिन याद रखो एक बात, डिडक्शन अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी यहाँ पे अलाउड होता है। मतलब क्या, ये ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस कोई पार्टनरशिप फॉर्म कर रही है और पार्टनर्स को जो पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट का या फिर रेमुनरेशन का, तो उसका डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अभी देखो अदर पॉइंट्स की अगर जो मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एडवांस टैक्स पेमेंट इन 4 इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या, एडवांस टैक्स का आपको नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 31 जुलाई तक ही अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। देन इनकम कैलकुलेटेड इवन व्हीकल नॉट पुट टू यूज बट ओन बाय द असेसी। तो ये भी हमने बात कर दिया है कि गवर्नमेंट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एसेट को, आप अपने व्हीकल्स को बिजनेस में यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपके पास व्हीकल्स है ना, तो ये प्रिजम्पटिव टैक्स भरना पड़ेगा अगर जो आप उसको ओन कर रहे हो तो। आगे क्या बोलता है, इफ इनकम डिक्लेयर्ड इज मोर देन और इक्वल टू गिवन लिमिट, तो फिर से वही बात, आपको बुक्स नहीं बनाना है और ऑडिट नहीं कराना है। लेकिन अगर जो असेसी क्लेम करता है लोअर इनकम देन गिवन लिमिट, तो 7500 या 1000 पर मंथ वाला जो था ना, उससे अगर जो आप कम क्लेम करते हो तो उस केस में
आपको बुक भी बनाना पड़ेगा और ऑडिट भी कराना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एनटीआई वाला था ना कि एनटीआई भी एक्सीड होना चाहिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट से, वो वाला यहाँ पे प्रोविजन नहीं अप्लाई होता है, बराबर। तो यहाँ पे अपना सेक्शन का डिस्कशन खत्म हो गया 44 AE का। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 44 AE पे एक सम है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है। तो मिस्टर एक्स है, उन्होंने बिजनेस किया है कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2021, और किसका किया है, ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल्स का। तो 44 AE में इनको प्रिजम्पटिव टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है। ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, कंप्यूट हिज इनकम अंडर सेक्शन 44 AE। तो 44 AE में अपने को प्रिजम्पटिव इनकम उनका कैलकुलेट करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 22 एंड 23, ठीक है। डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है 1 2 3 4 ऐसा करके। उसके बाद से ग्रॉस व्हीकल्स वेट दिया है, तो इसके बेसिस पे तो हम देखेंगे कि हैवी है कि अदर है। उसके बाद से क्या दिया है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना है वो दिया है। उसके बाद से डेट ऑफ परचेज दिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ग्रॉस व्हीकल्स वेट इन किलोग्राम्स दिया है, तो किलोग्राम्स में ये वेट दिए हैं। तो यहाँ पे अगर तो मैं किलोग्राम्स में से टन में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ 1000 से डिवाइड करके। तो जो पहला है वो 7000 किलोग्राम का है, मतलब 7 टन का है। तो ये क्या 12 टन या उससे कम का है, तो इसीलिए क्या रहेगा, इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 7500 लग जाएगा। उसके बाद से 6500 भी क्या बोलते हैं, ये अदर देन हैवी वाला है, तो इस पर भी 7500 ही लगेगा। उसके बाद से 10,000 वाला भी हैवी से कम है, तो ये भी 7500 ही पर मंथ इस पर देना पड़ेगा। ये 11,000 वाला भी 12,000 से कम है या 12,000 है, तो इसके लिए 7500 ही। अभी देखो ये जो पांचवा एंड छठा है ये तो 15,000 है, तो ये एक्सीड किसको कर रहे हैं, ये एक्सीड कर रहे हैं 12,000 केजी को, या फिर 12 टन को एक्सीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर टन कितना लगेगा, तो पर टन 1000 रुपया लगेगा प्रिजम्पटिव इनकम। तो यहाँ पे 15 टन है तो कितना हो जाएगा 15,000। ओके, यहाँ पे व्हीकल्स दिया है, कितने व्हीकल्स ओन किए। अभी देखो डेट ऑफ परचेस, तो डेट ऑफ परचेस से क्या समझ में आ जाएगा, प्रीवियस ईयर 21-22 में कितने दिन के लिए व्हीकल को ओन किए, कितने मंथ के लिए व्हीकल्स को ओन किए। तो देखो 10 अप्रैल 2021, तो ये अप्रैल से यूज करने लगे। तो अप्रैल से अगर तो 31 मार्च तक है तो ये 12 महीना, तो यहाँ पे इन्होंने 12 महीना ये यूज किया। उसके बाद से जो दूसरा है वो 15 मार्च 2022 को लिया, तो ये तो बस मार्च में यूज किए, प्रीवियस ईयर 21-22 की बात कर रहे हैं हम, तो ये 1 महीना हो गया। उसके बाद से 16 जुलाई को लिए ये, तो जुलाई इंक्लूड रहेगा इसमें। तो देखो अप्रैल में जून ये यूज नहीं किए, जुलाई से यूज किए, तो मतलब यहाँ पे 9 महीना। उसके बाद से 2 जैन लिए, तो जैन इंक्लूड होगा, तो जैन फेब एंड मार्च, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 3 महीना। उसके बाद से 29 अगस्त 2021 को लिए, तो देखो यहाँ पे अगस्त भी आएगा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 ये और 3, तो 5 और 3 कितना होता है 8 महीना। उसके बाद से 23 फेब 2022 को लिए, तो ये कितना होगा, देखो तो एक फेब आएगा, उसके बाद से मार्च आएगा, तो ये आ गया 2 महीना। अभी हम आंसर निकाल लेते हैं। तो देखो 7500 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12, फिर से 7500 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, उसके बाद से 7500 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9, उसके बाद से 7500 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3, देन 15,000 वाला, तो ये 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8, उसके बाद से 15,000 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। $7,500 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये आ गया 1,80,000। उसके बाद से 7,500 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आ गया 7,500 ही। उसके बाद से 7,500 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये आ गया 2,02,500। उसके बाद से 7,500 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3,
तो 22,500, उसके बाद से 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आ गया 2,40,000। ओके, और 15,000 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया 30,000। तो इस तरह से प्रिजम्पटिव इनकम कितना आया इनका मालूम है? 1,80, 7,500, 2,25,000, देन 22,500 एंड देन 2,40,000, देन 30,000। तो ये इनका इनकम आ गया 6,82,500। ओके, तो इस तरह से ये प्रिजम्पटिव इनकम हम निकाल लिए 44AE के तहत। ओके, एक और अपने को क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मिस्टर प्रवीण एंगेज इन द रिटेल ट्रेड रिपोर्टेड अ टर्नओवर ऑफ 1,98,50,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो यहाँ पे मिस्टर प्रवीण है वो किस में एंगेज है? तो वो रिटेल ट्रेड में एंगेज है, मतलब क्या वो बिजनेस में एंगेज है, और वो टर्नओवर रिपोर्ट कर रहे हैं 1,98,50,000 का। ओके, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। आगे क्या बोला जा रहा है? हिज इनकम फ्रॉम द सेड बिजनेस एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट इज 13,20,000। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू अगर जो इनका प्रॉफिट देखा जाए, इनका इनकम देखा जाए तो 13,20,000 है। कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4D प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो क्या बोला जा रहा है कि जो इनकम टैक्स के जो नॉर्मल प्रोविजन है उसके थ्रू अगर जो इनका इनकम कैलकुलेट किया जाए तो वो निकल के आ रहा है 13,20,000। आगे, रिटेल ट्रेड इज ओनली द सोर्स ऑफ इनकम फॉर मिस्टर प्रवीण। तो जो मिस्टर प्रवीण है उनका बस एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और वो है रिटेल ट्रेड। असेसमेंट ईयर 21-22 was the first year for which he declared his income in accordance with the provision of the presumptive taxation under section 44AD। मतलब क्या, इसके जो पिछले वाला असेसमेंट ईयर था, अभी असेसमेंट ईयर अपना कौन सा है? 22-23। तो इसके पहले जो 21-22 था वो उनका पहला साल था जब वो प्रिजम्पटिव इनकम में गए थे, प्रिजम्पटिव इनकम में टैक्स भरने के लिए गए थे। अभी देखो अपने से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहला, इज मिस्टर प्रवीण ऑल्सो एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द प्रिजम्पटिव डिटर्मिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो देखिए, क्योंकि असेसमेंट ईयर 22-23 में इनका जो टर्नओवर है 1,98,50,000 तक ही है, जो 2 करोड़ से कम है या 2 करोड़ है, तो बिकॉज ऑफ दैट ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं। तो यस। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं, डिटरमाइन हिज इनकम फॉर द रिटेल ट्रेड एज पर द एप्लीकेबल प्रिजम्पटिव प्रोविजन अज्यूमिंग दैट होल ऑफ द टर्नओवर रिप्रेजेंट द कैश रिसीट। तो ये बोला जा रहा है कि भाई अगर जो 44AD अप्लाई हो रहा है तो आप 44AD में इनका इनकम कैलकुलेट करो, ये मानते हुए कि जो पूरे टर्नओवर है उसका जो पैसा मिला वो कैश में मिला आपको। तो देखिए, कैश में अगर जो मिले तो 44AD क्या बोलता है, इस केस में 8% आपको प्रिजम्पटिव इनकम मानना पड़ेगा। तो अगर जो मैं 1,98,50,000 का 8% निकालूं तो ये आता है 15,88,000। तो यहाँ पे इनका इनकम हो जाएगा 15,88,000। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इन केस मिस्टर प्रवीण डज नॉट ऑप्ट फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अगर जो प्रवीण प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं करते हैं ऑफ द इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो देखिए, ये पिछले साल से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करना स्टार्ट किए और इस साल में क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर जो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करना छोड़ दे तो क्या होगा। तो हमने पढ़ाई क्या किया कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप अगर जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आओ तो एक बार में कितने दिन के लिए आओ, कम से कम 5 साल के लिए आओ। तो आप तो ये दूसरे साल में ही छोड़ के जा रहे हो। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा आप निकल के आज जा रहे हो ना, तो आज से 5 साल तक फिर से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ नहीं सकते। और साथ ही साथ आपका जो यहाँ पे NTI है, मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको बुक्स भी बनाने पड़ेंगे और उसके ऑडिट्स भी कराने पड़ेंगे। समझ में आया? तो ये ऑब्लिगेशन आएगा यहाँ पे इनको। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द बोथ द ऑप्शन। तो बोथ द ऑप्शन में क्या ड्यू डेट होगा उनका रिटर्न फाइलिंग का, ये अपने को बताना है। तो देखो, अगर जो 44AD में वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्ट कर लिए तो उनको टैक्स ऑडिट तो कराना है नहीं, तो इसके लिए 31 जुलाई इनका ड्यू डेट होगा।
दूसरी साइड अगर जो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट नहीं करते तो अभी तो ये बाहर चले गए, तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और ऑडिट भी कराना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इनका जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होगा वो 31 अक्टूबर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस सम को भी हमने सॉल्व किया। अभी एक छोटा सा अपने को और प्रोविजन पढ़ना है, वो क्या है मालूम है? कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम इन केस वेयर इनकम इज पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली बिजनेस इन नेचर। तो ये क्या बोल रहा है प्रोविजन मालूम है? कि कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिसमें से बिजनेस भी इन्वॉल्व है और अपना एग्रीकल्चर भी इन्वॉल्व है। मतलब क्या, इसमें दो चीज़ कंपोजिट है, दो चीज़ का मिक्सर है, एग्रीकल्चर का एंड बिजनेस का। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो साहब, जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट रहेगा वो एग्रीकल्चर वाले पार्ट को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे और जो बिजनेस वाला पार्ट रहेगा उस पर हम टैक्स लेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, नेचर ऑफ द कंपोजिट इनकम, कंपोजिट मतलब जो मिक्स इनकम वाला है उसका नेचर देखेंगे। देन बिजनेस इनकम क्या होगा उसके केस में, जो टैक्सेबल होगा। उसके बाद से एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा, जो एग्जेम्प्ट होगा। तो सबसे पहले हम रबर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, देखिए, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द रबर प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम द रबर प्लांट ग्रोन बाय द सेलर इन इंडिया। तो देखो, इन इंडिया ये ग्रोन हुआ है सेलर के द्वारा, तो इन दैट केस बिजनेस इनकम माना जाएगा 35% और उस पर टैक्स लगेगा। और जो रिमेनिंग बैलेंस है ना इनकम का 65%, वो क्या रहेगा, वो एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा जो एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद से दूसरा बिजनेस है सेल ऑफ कॉफ़ी का बिजनेस है। तो अगर जो आप सेल ऑफ कॉफ़ी का बिजनेस कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, देखो, आप ग्रो कर रहे हो एंड कर्ड कर रहे हो बाय द सेलर इन इंडिया, तो आप कॉफ़ी को ग्रो भी कर रहे हो, उसके बाद कर्ड भी कर रहे हो। तो इन दैट केस आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा 25% जिस पे टैक्स लगेगा और एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा 75% जो एग्जेम्प्ट होगा। आगे, आप कॉफ़ी को ग्रो कर रहे हो, कर्ड कर रहे हो, रोस्टेड कर रहे हो एंड ग्राउंडेड कर रहे हो, ठीक है, और इन इंडिया सब ये हो रहा है। तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस आपका एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा 60% और जो आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा वो रहेगा 40%। ओके, अगला, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर बाय द सेलर इन इंडिया। तो टी के बिजनेस में कैसा है, जो चाय का बिजनेस है उसमें कैसा है, देखो, तो अपना बिजनेस इनकम माना जाता है 40% जिस पे टैक्स लगता है, एंड देन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है 60% जिस पे टैक्स नहीं लगता है, जो एग्जेम्प्ट होता है। तो इस तरह से बिजनेस एंड प्रोफेशन के टॉपिक्स में आपको जितने भी सेक्शन थे हर सेक्शन को मैंने कवर कर दिया और बहुत ही लॉजिकल वे में आपको चीज़ों को मैंने समझाया। तो यहाँ पे ये लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को लोगों के साथ शेयर करो सो दैट वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। तो थैंक यू।